नंदिनी भारी भरकम बेड को एक हाथ से टांग कर खड़ी थी और अपनी गर्दन को उसने ऐसे झुका रखा था कि उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढक रखा था। वह अजीब सी गुर्राहट भरी आवाज़ निकाल रही थी। विकास ने जब उसे ऐसी हालत में देखा तो जोर से चीख पड़ा, नंदिनी! अचानक ही नंदिनी ने वह बेड छोड़ा और बेहोश होकर गिर पड़ी। सब लोगों ने उसे दौड़कर उठाया और बेड पर लिटा दिया। उसके हाथ लाल पड़ गए थे और नाखूनों के निशान बिल्कुल काले पड़ गए थे। सारे रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लग गए। कोई कहता इसको चुड़ैल ने पकड़ रखा, तो कोई कहता कि ऐसी बहू को घर में रखना ही नहीं चाहिए। और भी कई बातें लोग बनाने लगे। तो विकास को गुस्सा आ गया। आप सब अभी यहाँ से बाहर जा सकते हैं। मेरी पत्नी बीमार है और मुझे डॉक्टर को दिखाना है। थोड़ी देर के लिए हमें अकेला रहने दीजिए, विकास ने चिल्ला कर कहा। तो सभी लोग बाहर चले गए। विकास ने डॉक्टर को फ़ोन किया और घर पर ही बुलाया। विकास की माँ अनुपमा जी नंदिनी के घाव पर दवाई लगा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गए थे। उन्होंने नंदिनी की नब्ज चेक की और उसकी हालत को अच्छे से देखने के बाद कुछ दवाइयाँ लिखने लगे। इन्हें बहुत ही ज़्यादा कमजोरी है, जिसकी वजह से यह बार बार बेहोश हो रही है। क्या पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है? और ये इतने सारे नाखूनों के निशान कैसे हैं? डॉक्टर ने शक की निगाह से विकास को देखा। यह तो हमें भी नहीं पता कि यह निशान कैसे आए। जब नंदिनी होश में आ जाएगी तब उसी से यह पता चल सकता है कि उसे चोट कैसे लगी है। रही खाने की बात, तो खाना तो नंदिनी समय से ही खा रही है, फिर वह इतनी कमज़ोर कैसे हो गई हमें नहीं पता। विकास ने परेशानी में कहा, यह मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप इसे लेकर आए और समय समय पर इन्हें देते रहें। आप लोगों को अभी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना इन्हें अस्पताल में भर्ती करने की नौबत भी आ सकती है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, यह जल्द ही होश में आ जाएंगी। डॉक्टर ने दवाई की पर्ची विकास के हाथ में थमाई और अपनी फीस लेकर वहाँ से चले गए। यह सब क्या है विकास? तुम इस तरह से बाहर क्यों सो रहे थे और नंदिनी यहाँ रूम में ज़मीन पर क्यों सो रही थी? क्या चल रहा है तुम लोगों के बीच? और इतने सारे चोट के निशान। अभी शाम तक तो नंदिनी बिल्कुल अच्छी थी। अनुपमा जी ने धीरे से विकास से पूछा। विकास ने अनुपमा जी को शादी की रात से लेकर सारी बातें एक एक करके बता दी। हे भगवान, इसका मतलब जिस पीपल के पेड़ से नंदिनी की शादी करवाई गई उस पर जरूर किसी दुष्ट आत्मा का साया था। जब तुमको यह सब पहले से ही पता था तो फिर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? जानबूझकर खुद भी खतरा मोल ले लिया तुमने। अब कहाँ लिए फिरेंगे इसी को? अनुपमा जी ने अपना माथा पीट लिया। माँ, मुझे नहीं पता था यह सब इतना भयानक होगा, लेकिन अब जब मैंने नंदिनी से शादी की है तो किसी भी हालत में मैं उसका साथ देने को तैयार हूँ। बस ज़रूरत है आप लोगों की। मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ क्योंकि आज मेरी एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। दोपहर तक लौट आऊँगा, तब तक आप लोग नंदिनी का ध्यान रखें। इतना कहकर विकास तैयार होने चला गया और अनुपमा जी नंदिनी के घर पर फ़ोन करके सारी बातें कहने लग गई। थोड़ी देर बाद जब नंदिनी को होश आया तो उसके पूरे शरीर के घाव में बहुत दर्द हो रहा था और जिस हाथ से उसने बेड उठाया था वह उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। नंदिनी को उठता देख अनुपमा जी उसके पास गई और एक के बाद एक सवालों की झड़ी लगा दी। नंदू बेटा, क्या है ये सब? तुम्हें इतने सारे चोट कैसे लगी और यह पीपल के पेड़ से शादी करने का क्या चक्कर है? नंदिनी तो अपने दर्द से ही परेशान थी। माँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। यह चोट मुझे कब और कैसे आई? मेरा हाथ भी मुझसे उठा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नंदिनी करहाते हुए बोली। तो क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? अनुपमा जी ने हैरानी भरे शब्दों में पूछा। नहीं माँ, मुझे खुद नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। मुझे बस इतना याद है कि रात को मैं अपने कमरे में सोने के लिए आई थी और उस समय विकास जी भी यहीं थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, अभी तुम बहुत कमज़ोर हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अनुपमा जी कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर चली गई, लेकिन पीछे से उन्होंने विकास की बहन सिंपी को नंदिनी का ध्यान रखने के लिए भेज दिया। सिंपी जैसे ही नंदिनी के कमरे में पहुंची तो पूरे कमरे में उसे नंदिनी कहीं नहीं दिखाई दी। वह भाभी भाभी कहते हुए ढूंढने लगी।
फिर उसे नंदिनी की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। जब उसने नज़र उठाकर देखा तो ऊपर नंदिनी छत की दीवार में बने टाट पर जा कर के बैठी हुई थी। गांव में सामान रखने के लिए दीवार के थोड़े से ऊपर से छत से लगाकर एक हाथ पहले छज्जा बनाया जाता है, उसे डांट कहते हैं, जो लगभग 1 हाथ चौड़ाई और पूरे कमरे की लंबाई तक होता है। सिंपी भाभी को वहां देखकर चिल्लाते हुए कमरे से बाहर चली गई और अपने साथ घर के बाकी सदस्यों को भी ले आई। सब ने बड़ी मुश्किलों से नंदिनी को वहां से नीचे उतारा। सब यह सोच सोच कर के परेशान थे कि बिना किसी सीढ़ी अथवा स्टूल के नंदिनी वहां पहुंची कैसे। अनुपमा जी तो यह सोच रही थी कि अभी तो उसका हाथ दर्द से उठ नहीं रहा था और अभी ये वहां चढ़कर कैसे बैठ गई। नंदिनी को नीचे उतारने में कई लोगों को उसने चोट पहुंचाया। नंदिनी को संभालना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। वह कभी किसी के बाल नोच लेती तो कभी किसी का गला दबा देती। विकास अपने दफ्तर था और नंदू को उसके ससुर या कोई अन्य पुरुष छू नहीं सकते थे। महिलाओं के लिए उसे संभाल पाना असंभव सा था। पता नहीं कहाँ से उसमें इतनी ताकत आ गई थी। जब नंदिनी होश में रहती तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता और जब वो किसी और के वश में होती तो सबकी जान लेने पर आतुर हो जाती। नंदिनी के घर से उसके पापा और दादी उसे देखने आ रहे थे। श्रवण को जब से यह बात पता चली थी वह दादी को ही जिम्मेदार बता रहे थे। इन सब के लिए दादी भी आज चुप थी क्योंकि उन्हीं की जिद पर यह सब हो रहा था। अनुपमा जी ने गंगा जल छिड़क कर किसी तरह से नंदिनी को शांत किया था और उसे खाना खिलाकर कमरे में सुलाकर चली गई। सारे रिश्तेदार भी एक एक करके अपने अपने घर जाने लगे। अनुपमा जी और सिमी उन्हें भेजने में व्यस्त हो गई। दोपहर तक विकास भी घर पर पहुंच चुका था। वह अभी अभी पहुंचे श्रवण जी और उनकी दादी से बात कर रहा था। नंदिनी सो रही थी, इसकी वजह से उसे किसी ने परेशान नहीं किया था। श्रवण जी ने विकास और उसके घर वालों को नंदिनी के कुंडली दोष और पीपल के पेड़ से शादी तक की सारी घटनाओं को बताया और सबसे क्षमा भी मांग लिया। वापस जाने के पहले दादी एक नज़र नंदिनी को देखना चाहती थी। विकास उन्हें लेकर नंदिनी के कमरे की तरफ गया, लेकिन जब दोनों लोग कमरे में गए तो नंदिनी वहाँ थी ही नहीं। विकास के तो होश ही उड़ गए। ऐसी हालत में नंदिनी कहाँ जा सकती थी, वह भी बिना किसी को नजर आए। जब उसने खुली हुई खिड़की की तरफ देखा तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। नंदिनी बाहर की तरफ गई थी। यह बात पूरे घर वालों को पता चल गई। सबके सब घर से बाहर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वह इस अनजान जगह पर कहाँ जा सकती है। 2 दिन ही तो हुए थे उसके ससुराल आए हुए। यहाँ किसी भी घर से वह परिचित नहीं थी। पूरे गांव में ढूंढने के बाद जब नंदिनी का पता नहीं चला तो सब थक हार कर घर वापस आ गए, लेकिन विकास ने उसे ढूंढने की कोशिश लगातार जारी रखी। वह अपना फ़ोन भी साथ लेकर नहीं गई थी। श्रवण और दादी जी अपने घर की ओर जाने लगे, यह सोचकर कि शायद नंदिनी अपने घर ही गई हो। उनका अंदाजा भी सही था। रास्ते में नंदिनी उसी पीपल के पेड़ के नीचे पागलों की तरह बाल बिखेर कर बैठी हुई थी। जब श्रवण जी और दादी दोनों उसके करीब गए तो देखा कि उसके हाथ की सारी चूड़ियाँ टूटकर उसके हाथ में ही घुसी हुई थी और उनसे लगातार खून बह रहा है। नंदिनी ने शायद अपने हाथ की नस भी काट ली थी। श्रवण जी दौड़कर नंदिनी के पास गए और उसे उठाने लगे। वह बेहोश थी। उन्होंने तुरंत उसे गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने विकास को फ़ोन करके सारी हालत बता दी। विकास के सभी घरवाले हॉस्पिटल पहुंचे। नंदिनी की हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टर ने उसके घाव पर मरहम पट्टी कर दी थी और उसे खून चढ़ाया जा रहा था। नंदिनी अब भी बेहोश सी थी। नंदू के दोनों भाइयों के साथ उसकी माँ भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। दादी ने घर से गंगा जल की बोतल और ठाकुर जी का मोर पंख मंगवाकर नंदिनी के बिस्तर के आसपास रख दिया था। यहाँ पर बस एक बात अच्छी थी कि नंदिनी के ससुराल पक्ष ने नंदिनी के मायके वालों को कुछ भी भला बुरा नहीं कहा। 3-4 घंटे बाद जब नंदिनी को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। गंगा जल के प्रभाव से नंदिनी अभी उस साए के प्रकोप से बाहर थी।
सभी लोगों से नंदिनी ने इतना परेशान करने के लिए क्षमा मांगी। वह बहुत ही कमज़ोर हो गई थी। शाम तक दादी ने कई लोगों को फ़ोन कर करके ताबीज़ व और भी चीज़ें हॉस्पिटल में ही मंगवा ली। नंदिनी का ध्यान रखने के लिए हर वक्त उसके पास कोई ना कोई रहता था, लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी नंदिनी ने कई नर्स को इलाज के दौरान थप्पड़ जड़ दिए थे और इलाज की चीज़ों को दांतों से कुतर दिया। डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि इसे किसी पागल खाने ले जाए और किसी पागल के डॉक्टर को दिखाए। किसी तरह से 2 दिन बाद नंदिनी को छुट्टी मिली और वहाँ से उसे फिर ससुराल लाया गया। सबने मिलकर नंदिनी को किसी अच्छी जानकार को दिखाने का फैसला किया। नंदिनी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कोई भी ढंग का तांत्रिक परिवार वालों को नहीं मिल पा रहा था। जो भी जहां बताता नंदिनी को विकास उसी के पास लेकर जाता। इतने दिनों के बीच विकास को नंदिनी ने अपने पास तक आने नहीं दिया। उल्टा जब भी विकास उसके पास जाता, उससे बात करने की कोशिश करता, तो नंदिनी और भी ज़्यादा आक्रामक हो जाती थी। वह कई बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। कभी फांसी लगाने की कोशिश करती तो कभी खुद के हाथ से ही खुद का गला दबा लेती। एक दिन नंदिनी आधी रात को अचानक ही उठकर चिल्लाने लगी। उसके पेट में बहुत ही ज़्यादा तेज दर्द हो रहा था। घर के सभी सदस्य उसे तुरंत हॉस्पिटल की ओर लेकर भागे। नंदिनी बार बार यही चिल्ला रही थी कि मुझे बचा लो, कोई तो मुझे बचा लो, वह मुझे मार डालना चाहता है, वह मुझे मार कर अपने साथ ले जाएगा। नंदिनी की यह हालत देखकर सभी की आंखों से आंसू आ गए। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की यह जानने की कि नंदिनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कई सारे जांच के बाद भी उन्हें कुछ भी पता नहीं चल पाया। सब कुछ सामान्य था उसके शरीर में, लेकिन नंदिनी के अनुसार उसके सारे शरीर में असहनीय दर्द होता था। ऐसा लगता था जैसे सारे शरीर की हड्डियां टूट चुकी हो। दवा और इंजेक्शन का कोई असर नहीं हो रहा था। नंदिनी की हालत अधमरी हो चुकी थी। विकास ने नंदिनी को कई सारे मानसिक डॉक्टरों को भी दिखाया, कई सारे मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाए, कई जगह पर झाड़ फूक भी करवाई गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। विकास नंदिनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते देखते लगभग 25 दिन बीत चुके थे और नंदिनी की हालत दिन ब दिन बेकार होती चली जा रही थी। अब तो वह सोती भी नहीं थी। वह जब भी सोने की कोशिश करती, भयानक सपनों की वजह से वह चिल्लाकर उठ जाती और बेतहाशा खुद को चोट पहुंचाने लगती। उसे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, लेकिन जो भी उसके साथ होता वह उसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती थी। नंदिनी धीरे धीरे पागल जैसी हो गई थी। घर का हर सदस्य उसके पास जाने से भी डरता था। उसने अनुपमा जी का सर भी धक्का देकर दीवार से फोड़ दिया था और सिमी के बाल पकड़कर उसे पूरे घर में पीठ के बल लिटा कर खींचा था, जिससे उसका पूरा पिछला हिस्सा कट गया था। अब तो पूरा दिन ही उसे कमरे में बंद रखा जाता और विकास ही उसका ध्यान रखता। नंदिनी कभी बाथरूम में जाकर नल खोलकर पानी के नीचे बैठी रहती, तो कभी बेड के नीचे चुपचाप डरी सहमी सी छिपी रहती। पानी से ज़्यादा भीगने से उसे अक्सर बुखार हो जाता। जब वह होश में रहती तो वह बहुत रोती। उसे पूरे शरीर में बहुत दर्द होता और वह कभी कभी अचानक से किसी अनजाने साये को देखकर चीख पड़ती। बस विकास का प्यार और घर वालों का साथ ही उसे अब तक जिंदा रख सका था। लेकिन धीरे धीरे अनुपमा जी के मन में भी यह बात आने लगी थी कि नंदू को उसके घर छोड़ दिया जाए। भगवान की कृपा से किसी ने विकास को एक जगह के बारे में बताया जहां नंदिनी ठीक हो सकती थी। वह जगह थी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान। अगले ही दिन विकास ने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अपने साथ नंदिनी की माँ श्रवण जी और नंदिनी को लेकर एक कार से वहाँ के लिए रवाना हो गया। नंदिनी की हालत इतनी खराब थी कि उसे सफ़र पर नहीं ले जाया जा सकता था, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। पूरे रास्ते नंदिनी को बेहोशी के इंजेक्शन से अचेत रखा गया और किसी तरह 1000 मुसीबतों को झेलते हुए सब लोग मंदिर पहुंच ही गए। मंदिर पहुंचने तक दोपहर का कीर्तन हो रहा था, जो कि प्रत्येक दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच होता था। जैसे ही
नंदिनी मंदिर के परिसर में पहुंची, वह अचानक ही बेहोशी से जाग उठी और जोर जोर से बालों को खोलकर घूमने लगी। वह अजीब अजीब तरह की आवाज़ें निकाल कर चिल्ला रही थी और लगातार अपने सिर को जोर जोर से घुमा रही थी। इस समय नंदिनी मंदिर के खंभे को पकड़कर अपनी घुटनों के बल बैठी हुई थी। नंदिनी के अलावा वहाँ और भी कई सारे ऐसे लड़के लड़कियाँ, औरत और मर्द इसी तरह से अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। वहाँ उन लोगों के परिवार वाले भी साथ में थे। करीब आधे घंटे तक इसी तरह झूमने के बाद नंदिनी गिरी और बेहोश हो गई। जिस व्यक्ति ने विकास को यहाँ के बारे में बताया था, उसके मंदिर के प्रमुख से अच्छी खासी जान पहचान थी। इसीलिए इस कीर्तन के बाद विकास ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने अपने आवास में विकास को बुलाया और साथ में नंदिनी को लाने के लिए भी कहा। विकास वहाँ नंदिनी को जब लेकर पहुँचा तो उन्होंने बस एक नज़र नंदिनी को देखा। वह डरी सहमी सी विकास से छोटे बच्चे की तरह चिपकी हुई थी। विकास ने जब पंडित जी को कुछ बताना चाहा तो उन्होंने उसे इशारे से ही चुप करा दिया और बोलने लगे, तुम्हें जिस व्यक्ति ने यहाँ पर भेजा है उसने तुम्हारी पत्नी की परिस्थिति के बारे में हमें पहले से ही सब कुछ बता दिया था। मामला बहुत ही गंभीर है। आप लोगों ने बिना जाने समझे इस लड़की की शादी उस पीपल के पेड़ से करवा दी जिस पर कई वर्षों से एक अतृप्त आत्मा निवास करती थी। उसने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन जब इस लड़की की शादी उस पीपल के पेड़ से कराई गई तो उस आत्मा ने इस लड़की को ही अपनी पत्नी मान लिया और अब वह इसे अपने साथ ले जाना चाहता है ताकि इस लड़की की आत्मा के साथ वह रह सके। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा, आप सब देर से ही लेकिन सही जगह पे पहुंच गए हैं। मात्र कुछ दिन ही शेष बचे थे इस लड़की के पास। आप सब सुबह यहाँ आए और आगे का काम ईश्वर के ऊपर छोड़ दे। पंडित जी ने सभी को वहाँ से भेज दिया। विकास ने मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक होटल किराए पर ले लिया था और वहीं पर रुकने का फैसला किया। बालाजी मंदिर की एक मान्यता यह है कि उसके आसपास बहुत सारी बुरी आत्माओं का निवास है। वहाँ जो भी आता है प्रसाद तो खरीदता है, लेकिन ना ही वह उसे खा सकता है और ना ही उसे अपने घर ले जा सकता है। यहाँ तक कि प्रसाद के तौर पर खाने पीने की चीज़ें से लेकर कोई भी सुगंधित चीज़ भी वहाँ से अपने साथ नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है इससे काले साए आपके पीछे पड़ जाएंगे। बालाजी के मंदिर की मूर्ति के बाएं तरफ हृदय के स्थान पर एक महीन छेद है जहाँ से निरंतर पानी निकलता रहता है। भक्तजनों को यह पानी ही चरणामृत के रूप में आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता है। यहाँ चढ़ाए जाने वाला प्रसाद दो तरह का होता है, एक दरख्वास्त का प्रसाद और दूसरा अर्जी का। दरख्वास्त के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और एक बार दरख्वास्त लगाने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाना होता है। अर्जी का प्रसाद वापस लौटते समय 3 थालियों में मिलता है। अर्जी के प्रसाद को बिना देखे पीछे की तरफ फेंकना रहता है। इस प्रसाद को फेंकने के बाद पीछे मुड़कर देखने की भूल गलती से भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ आने वाले लोगों को अगले 41 दिनों तक लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा तथा मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए। दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक जो कीर्तन मंदिर में होता है, उसी दौरान लोगों के भूत प्रेत और साए दूर किए जाते हैं। विकास को भी कल नियत समय पर पहुंचना था। उसने और बाकी लोगों ने मिलकर किसी तरह नंदिनी को संभाला। कल दोपहर 12 बजे से ही विकास नंदिनी को लेकर मंदिर में पहुंच चुका था। उसने वहां के सारे नियम धर्मों का पालन श्रद्धापूर्वक किया। पुजारी जी ने जैसे ही नंदिनी को वह चरणामृत दिया, उसे पीते ही नंदिनी विकास के बाहों में निढाल होकर गिर पड़ी। आगे के नियमों का पालन करते हुए विकास और उसका परिवार वहां से लौट आया। घर आकर नंदिनी का करीब 2 महीने तक इलाज चलता रहा। धीरे धीरे नंदिनी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब वह स्कूल भी आने जाने लगी और पूरे परिवार का अच्छे से ध्यान रखने लगी। नंदिनी का पूरा ससुराल उसकी बात, व्यवहार और कार्यकुशलता से बहुत ही ज़्यादा खुश है। लेकिन आज भी नंदिनी के शरीर पर असंख्य निशान देखे जा सकते हैं। वह जब भी इस वाक्य को किसी और से सुनती है तो उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं। नंदिनी और विकास के 2 प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं।
अंत में मैं आप सभी सब्सक्राइबर्स को कहना चाहूँगी कि धर्म के नियमों पर भरोसा करना और उनका पालन करना गलत बात नहीं है, लेकिन बिना किसी चीज़ के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल किए उस कार्य को कर डालना किसी भी नई मुसीबत को बुलावा दे सकता है। इसके साथ ही इस कहानी का दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो प्लीज़ पहले इस कहानी का पहला भाग सुने, ताकि आपको यह कहानी और भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि यह कहानी एक रियल घटना पर आधारित है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है या कोई हॉरर एक्सपीरियंसेस है और आप चाहते हो कि मैं अपने चैनल पर लोगों को सुनाऊं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है digitaldiव्या001। मैं आपकी कहानियों को आवाज़ जरूर दूंगी। मिलते हैं नए वीडियो में नए कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।